शादी के 2 दिन बाद सरगम अपने माता पिता से मिलने जा रही है। बड़ी सी गाड़ी जिसमें वो पीछे की सीट पर अकेली बैठी है और ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं। अंदर ही अंदर अपने सवालों से जूझती सरगम अकेली ही अपना सफ़र तय कर रही है। शादी से पहले अपने माँ बाप को खुश देखकर कितनी खुश थी सरगम। उसके पिता तो आदित्य को अपना दामाद के रूप में पाकर खुद को धन्य महसूस कर रहे थे कि पता नहीं अपनी सरगम के लिए कौन सा हीरा ढूंढ लिया उन्होंने। फिर अपनी सरगम थी भी तो बेहद प्यारी और खूबसूरत। सरगम अपने नाम की तरह ही सुंदर, बात भी करती तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने कानों में रस घोल दिया हो। सुंदर, हर काम में निपुण, बादाम जैसी बड़ी बड़ी आँखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे मुलायम होठ, दूध जैसा गोरा रंग। गाने का बहुत शौक़ था पर उसके पिता ने उसके इस शौक़ को दबा दिया, ये कहकर कि अपने ये शौक़ शादी के बाद पूरा करना। सरगम ने भी अपने अरमानों का गला घोंट दिया पर एक सिकन तक न आई। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी वो। खैर वक्त बीता और सरगम की शादी की उम्र हुई और उसके पिता ने उसके लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। आदित्य की दादी ने एक मंदिर में सरगम को भजन गाते हुए सुना था। बस तब से ही वो उसे अपने घर की बहू बनाने के सपने देखने लगीं। पूरे गांव में डंका चलता था उनका। नहीं नहीं, उनके डर की वजह से नहीं, बल्कि वो स्वभाव की इतनी अच्छी थी कि पूरा गांव उनका आदर सत्कार करता था। आदित्य के माँ बाप नहीं थे, उसका जो कुछ भी था बस उसकी दादी उमा देवी थी, जिसने बहुत लाड प्यार से आदित्य को पाल कर बड़ा किया था। पैसों की कोई कमी नहीं थी उनके पास। दोनों दादी पोते की जान बसती थी एक दूसरे में। जितनी सरगम चंचल थी, आदित्य उतने ही गंभीर स्वभाव का था। वो पढ़ने के लिए विदेश गया। वहाँ उसकी मुलाकात मोलिना से हुई, जो कि वहीं की रहने वाली थी। बेहद खूबसूरत और साफ दिल की लड़की थी मोलिना, जो दिल में वही जुबान पर। विदेशी होने के बावजूद उसकी रुचि इंडिया के रीति रिवाजों में थी और उसकी यही साफ गोई आदित्य के दिल पर चढ़ गई थी। प्यार का तो पता नहीं, पर वो मोलिना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, जबकि मोलिना की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। वो बस उसे अपना दोस्त मानती थी और ना ही कभी आदित्य ने अपनी फीलिंग उससे शेयर की। एक दिन उसने अपनी और अपने दोस्तों की फ़ोटो अपने दोस्त को दिखाई, जिसमें मोलिना उसके साथ ही खड़ी थी। फिर क्या था, उसके दोस्त ने वही फ़ोटो जाकर उमा देवी को दिखा दी। आदित्य किसी गोरी मेम को ना ले आए, बस यही डर उमा देवी के दिल में बैठ गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। उसी दिन उनकी नज़र सरगम पर पड़ी और उन्होंने अपनी बीमारी का बहाना करके तुरंत आदित्य को वापस बुला लिया और दादी ने साथ ही साथ अपनी अंतिम इच्छा भी उसके सामने रख दी कि वो उसकी और सरगम की शादी होते देखना चाहती हैं। आदित्य बेचारा ना कर पाया और ना कर पाया। आखिर अपनी दादी की इच्छा के सामने उसे झुकना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी दादी ने कैसे उसे यहाँ तक पहुँचाया ये तो वही जानता था और अपनी दादी को वो खोना नहीं चाहता था। बस उसी क्षण उसने अपनी एक तरफा मोहब्बत का गला घोंट दिया और सरगम से शादी करने के लिए हाँ कर दी। सरगम के पिता तो वैसे ही उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो उमा देवी के पोते का रिश्ता खुद चलकर उनके पास आया तो और उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने झट से हाँ कर दी। सरगम से तो उन्होंने पहले ही कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा, तो अब क्या पूछते। और फिर इतने बड़े घराने का रिश्ता था तो ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। सरगम ने भी इसे अपनी किस्मत का फैसला मानकर स्वीकार कर लिया, पर एक खुशी थी उसके मन में कि अब उसे भी कोई समझने वाला होगा। कोई होगा उसका अपना, जिसे वो बेझिझक अपने दिल की बात कह पाएगी। नखरे करेगी, जिद करेगी, रूठेगी, मनाएगी, अपनी हर इच्छा पूरी करेगी। हालांकि उसका मन था कि वो शादी से पहले आदित्य को देखे, पर किसे कहती। चलो शादी वाले दिन देख लूँगी, ये सोचकर फिर उसने अपना मन समझा लिया। पर जल्दी ही उसके अरमानों पर पानी फिर गया। शादी वाले दिन वो इतने लंबे घूंघट में और आदित्य सेरे में। चलो शादी भी हो गई, सरगम की विदाई भी हो गई और वो अपनी हवेली में भी पहुंच गई। गृह प्रवेश की रस्म भी हो गई।
पर इस बीच एक बार भी आदित्य से उसकी बात नहीं हुई और आदित्य ने भी उससे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। खैर, 2-3 और रस्मों के बाद सरगम को आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया जाता है। भारी भरकम शादी का जोड़ा, भारी भरकम गहने, थककर चूर हो गई थी सरगम। कमरे में जाकर वो अपना घूंघट ऊपर करके वो पहले तो पूरा कमरा देखती है। बाप रे, ये कमरा इतना बड़ा, इतना बड़ा तो हमारा पूरा घर होगा। वो हैरानी से चारों तरफ देखते हुए बोलती है और फिर आराम करने के लिए बिस्तर पर बैठ जाती है, या यूँ कहें कि आदित्य का इंतज़ार करने लगती है। कितनी उतावली थी वो आदित्य को देखने के लिए, उससे बात करने के लिए। पता नहीं वो कैसे दिखते होंगे। एक बेचैनी थी उसकी आंखों में आदित्य को देखने की। शादी की भाग दौड़ में उमा देवी बहुत थक गई थी। आदित्य उनके पास था। दादी माँ, चलिए अब आराम कीजिए, बहुत काम कर चुकी हैं आप, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। वो उन्हें उनके कमरे में ले जाते हुए बोलता है। उमा, ओहो, कुछ नहीं हुआ मुझे, तू मेरी चिंता छोड़, बहू के पास जा, वो अकेली है। आप पहले लेटिए और अपनी दवाई लीजिए, वो उनको बिस्तर पर लिटाते हुए बोलता है। उसके बाद वो अपने हाथ से उन्हें दवाई खिलाता है, फिर उन्हें आराम से बिस्तर पर लिटा देता है। उमा एकटक उसका चेहरा देख रही थी। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, उमा एकदम से उसका हाथ पकड़ते हुए, तू खुश है ना? अगले ही पल आदित्य अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, आप खुश हैं ना? उमा खुशी से चहकते हुए, बहुत। आदित्य उनका हाथ पकड़ते हुए, तो बस मैं भी बहुत खुश हूँ। उमा, अब तो तू बहू के पास जा, वो कब से तेरा इंतज़ार कर रही है। जी, इतना कहकर वो बाहर की तरफ बढ़ जाता है। उधर सरगम कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। रात काफ़ी हो गई थी और थके होने की वजह से उसे नींद की झपकियाँ आने लगी थीं। वो अपनी कमर पीछे बिस्तर से टेक लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले ही पल उसे नींद आ जाती है और उसका घूंघट सरक कर चेहरे पर आ जाता है। उसका पूरा चेहरा ढका होता है, केवल उसके लाल सुर्ख होंठ नजर आ रहे थे। आदित्य अपनी ही कसमकस में उलझा हुआ था। कहीं न कहीं उसके दिमाग में मोलिना घूम रही थी। खैर, वो अपने कमरे में जाता है। वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है और अंदर आता है। नज़रें बिस्तर पर बैठी सरगम पर जाती हैं, जिसका चेहरा ढका हुआ था। वो वापस नज़रें फेर लेता है और बिस्तर से अपना तकिया उठाकर सोफे पर लेट जाता है। करवटें बदलते बदलते न जाने उसे कब नींद आ जाती है। तभी ड्राइवर एकदम से गाड़ी का हॉर्न बजाता है, जिससे सरगम अपने ख्यालों से बाहर आती है। सैकड़ों विचार चल रहे थे उसके दिल और दिमाग में। कैसे सामना करेगी अपने माँ पिताजी का। कुछ ही देर में उसका घर आ जाता है। खुद को मजबूत करके वो गाड़ी में से उतरती है। जैसे ही गाड़ी में से उतरती है तो नजरें जाती हैं घर की चौखट पर खड़े अपने माँ पापा, उनके साथ खड़े अपने छोटे भाई बहनों और उनके साथ खड़ी अपनी सहेलियों पर जाती है। सबके होंठों पर एक ही सवाल, कैसी है, खुश है ना? दामाद जी कैसे हैं? सहेलियों की अलग पंचायत, जीजू कैसे हैं? पहली रात कैसी रही? क्या गिफ्ट दिया तुझे? और भी न जाने क्या क्या। अब सरगम किसी को क्या बताती कि आदित्य उससे बात करना तो दूर, ढंग से वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। 2 दिन हो गए शादी को और मुश्किल से 2 बार बात हुई होगी उसकी, और वो भी बस हाँ हूँ में। आदित्य का रूखा व्यवहार अंदर ही अंदर तोड़ रहा था उसको, पर कोई नहीं था उसके पास जो उसकी सुनता। हंसते मुस्कुराते वो सबकी बातों का जवाब दे रही थी और बोल रही थी कि वो बहुत खुश है। उनको बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए साथ नहीं आ पाए। चलो, ये वक्त भी बीत गया। सारा दिन सरगम अपने घर पर रही और फिर शाम को हवेली के लिए निकल गई। ठंडी हवा चल रही थी जो उसके विचलित मन को शांत कर रही थी। मन ही मन वो ये सोच रही थी कि उसकी क्या गलती है, क्यों आदित्य उससे दूर दूर भाग रहा है। वो अपना सर पीछे सीट से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में वो हवेली पहुंच जाती है। वो अंदर जाती है और सीधा उमा देवी के कमरे की तरफ जाती है। जैसे ही वो कमरे में कदम रखने वाली होती है, तभी अंदर से आ रही बातों से
उसके कदम वहीं ठिठक जाते हैं। उमा, ये मैं क्या सुन रही हूँ आदित्य, तू वापस जा रहा है? यह सुनते ही सरगम के दिल में एक हुक सी उठती है। आदित्य, जी दादी माँ, ठीक सुना है आपने। अब पढ़ाई बीच में छोड़कर आया हूँ। उमा, पर बेटा अभी तो शादी को बस 2 ही दिन हुए हैं। आदित्य, पर दादी माँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। उमा, कब जाना है? आदित्य, बस अभी थोड़ी देर में निकलना है। इतना कहकर वो पीछे मुड़ता है तो उसकी नज़रें जाती हैं पीछे खड़ी सरगम पर, जो एकटक उसे ही देख रही थी। आज पहली बार उसने सरगम को ढंग से देखा था। सरगम की आंखों में नमी तैर जाती है और वो तुरंत अपनी नज़रें झुका लेती है। आदित्य भी अपनी नज़रें फेर लेता है और बिना कुछ बोले उसके पास से गुजर जाता है और अपने कमरे में जाकर अपनी पैकिंग करने लगता है। हालांकि उसका जाना ज़रूरी नहीं था, बस वो यहाँ से दूर जाना चाहता था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वो समझ नहीं पा रहा था। सरगम अपनी गर्दन झुकाए अभी भी उमा के कमरे के बाहर खड़ी थी। उमा उसे ही देख रही थी। ना चाहते हुए भी सरगम के आंसू लुढ़क कर गालों पर आ जाते हैं, जो सीधा उमा के सवाल करते हैं कि मेरी क्या गलती है। सरगम वहीं से अपने कदम पीछे खींच लेती है और भागते हुए अपने कमरे में जाती है कि शायद जाते वक्त ही आदित्य उससे कुछ बात करे। कोई भी एक ही बात, वापस कब आएगा यही बता दे। यही सोचती हुई वो अपने कमरे में अंदर जाती है। तब तक आदित्य अपनी पैकिंग कर चुका था और बस निकलने की तैयारी में था। वो ठीक उसी वक्त सरगम अंदर आती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। कितना कुछ कहना चाहती थी सरगम उससे, पूछना चाहती थी कि क्यों वो ऐसा कर रहा है, पर किस हक से। एक बेचैनी थी उसकी आंखों में जो साफ देखी जा सकती थी। आदित्य अपना बैग उठाता है और उसके पास से गुजर जाता है। सरगम कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। 2 कदम चलते ही आदित्य के कदम रुक जाते हैं। वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो सरगम की साड़ी का एक हिस्सा उसकी घड़ी में अटक गया है। सरगम को भी एहसास होता है कि आदित्य के कदम रुक गए हैं। वो झट से पीछे मुड़कर देखती है। एक उम्मीद थी उसकी आंखों में कि शायद आदित्य रुक गया है, पर अगले ही पल उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब वो देखती है कि उसकी साड़ी का पल्लू आदित्य की घड़ी में अटक गया है और आदित्य उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। एक बेचैनी थी उसके चेहरे पर, जैसे बस वो जाना चाहता हो यहाँ से, और सरगम उसकी ये बेचैनी भांप लेती है। वो जल्दी जल्दी साड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था, पर उससे हो नहीं रहा था। अगले ही पल सरगम अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाती है और उसके पास जाकर, लाइए मैं कर दूँ। उफ, कितनी मीठी आवाज़ थी सरगम की। इतने ध्यान से तो पहली बार आदित्य ने उसकी आवाज़ सुनी थी। अगले ही पल वो अपने हाथ नीचे कर लेता है, पर एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता। सरगम बड़े आराम से अपनी साड़ी का पल्लू उसकी घड़ी में से निकाल देती है और आज़ाद कर देती है उसे। आदित्य एक क्षण भी वहाँ नहीं रुकता और लंबे लंबे कदम भरता हुआ घर से बाहर निकल जाता है और गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। सरगम भागकर छत पर जाती है और तब तक गाड़ी को जाते हुए देखती है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई हो। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें छलक ही जाती हैं। आदित्य भी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, पर आंखों के सामने सरगम की आंसू भरी आंखें घूम रही थीं, जो उसको बेचैन कर रही थीं। क्या करे क्या ना करे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है। उसकी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है और वो विदेश चला जाता है। सरगम ठंड में काफ़ी टाइम ऊपर छत पर ही बैठी रहती है। रो रो कर उसकी आंखें भी खाली हो गई थीं। कुछ देर बाद वो थके कदमों से वापस अपने कमरे में आती है। वो कमरा जो कुछ समय पहले उसे अपना सा लग रहा था, पर अब आदित्य के बिना काटने को दौड़ रहा था। भले ही आदित्य उससे बात नहीं करता, पर उसके सामने तो था। कम से कम सोफे पर सोता हुआ तो नज़र आता था। कभी न कभी वो चोरी से उसे देख ही लेती थी। कैसे बताती वो आदित्य को, जब शादी के अगले दिन सुबह जब वो जागी थी तो आदित्य को सोफे पर सोता हुआ देखा था उसने पहली बार।
देखा और वहीं मंत्रमुग्ध हो गई थी वो। किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था आदित्य सोते हुए। वो तो उसे देखते ही अपना दिल दे बैठी थी और अब वही कमरा उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो अंदर कमरे में जाती है और एक कोने में बैठ जाती है और टेबल पर रखी आदित्य की तस्वीर को देखने लगती है। खैर, देखते ही देखते 4 महीने गुजर जाते हैं। सरगम की आंखें इंतज़ार करते करते थक जाती हैं कि आज भी आदित्य वापस आएगा, आज भी वापस आएगा। फ़ोन तो वो ना के बराबर ही करता भी था तो बस उमा देवी से बात करता। उमा देवी कहती कि ले बेटा, बहू से बात कर ले, तो आने बहाने से वो फ़ोन काट देता था। कभी कभार उमा देवी ज़बरदस्ती सरगम के कान पर फ़ोन लगा भी देती तो सरगम की आवाज़ सुनने से पहले ही वो फ़ोन कट कर देता, जैसे वो भाग रहा हो खुद से भी और सरगम से भी। उमा सरगम से पूछती कि क्या हुआ, फ़ोन क्यों रख दिया, तो सरगम मुस्कुराते हुए बोल देती कि वो कह रहे हैं अभी बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। पर उमा देवी भी उम्र के हिसाब से बहुत समझदार थीं। वो सब समझ रही थीं। अब तो उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने सरगम की ज़िंदगी ख़राब कर दी। सरगम थी जो दिन रात मुस्कुराते हुए उनकी सेवा करती रहती, कभी कोई शिकायत नहीं करती, पर उसका खिला खिला चेहरा पीला पड़ गया था। मुस्कान के पीछे जो उदासी थी वो अब नज़र आने लगी थी। उसकी खाली आंखें उमा से सवाल करती थीं जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। पर सरगम के साथ उन्होंने गलत किया, इस बात को उन्होंने इस कदर अपने दिल से लगा लिया कि वो अब बीमार सी रहने लगीं। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने रो रो कर सरगम से माफ़ी भी मांगी। सरगम को इतना प्यार तो अपने घर पर भी नहीं मिला था जितना उमा देवी से मिला। वो उसे समझाती हुई बोलती कि दादी, आप खुद को दोषी मत मानिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सरगम की बातों से भले ही उमा देवी शांत हो गईं, पर वो खुद को माफ़ नहीं कर पाईं। ये गम उनको अंदर ही अंदर खाने लगा और धीरे धीरे उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उन्होंने भी आदित्य से बात करना बहुत कम कर दिया। वो फ़ोन भी करता तो वो भी बहाने से कट कर देती थी या कह देती कि मैं बिजी हूँ, पर अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था उन्होंने उसे। आदित्य उनके इस बर्ताव पर हैरान था कि दादी को हुआ क्या है। इस बीच एक और बात हुई और वो ये थी कि पहले तो उमा ज़बरदस्ती आदित्य की बात सरगम से करवा देती और नहीं तो अपनी बातों में सरगम का जिक्र छेड़ देती। आज सरगम ने ये बनाया, आज हम वहाँ गए, सरगम ऐसी है, सरगम वैसी है, जिससे ना चाहते हुए भी आदित्य सरगम के साथ जुड़ने लगा। अब तो उसे भी आदत हो गई थी सरगम के बारे में सुनने की। पर कुछ दिनों से उमा ने बिल्कुल ही सरगम का जिक्र करना छोड़ दिया, ऐसे जैसे वो घर में हो ही नहीं। अब आदित्य भी परेशान कि हुआ तो क्या हुआ, दादी सरगम की बात क्यों नहीं कर रही। अब पूछे तो कैसे पूछे, कुछ अधूरा सा लगता था उसको। फिर एक दिन जब उससे रहा नहीं जाता तो वो बात करते हुए बहाने से पूछता है, घर में बाकी सब कैसे हैं दादी। उमा उसी वक्त समझ जाती हैं कि ये सरगम के बारे में पूछ रहा है और वो ये भी समझ जाती हैं कि इसे कैसे लाइन पर लाना है। वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और फ़ोन कट कर देती हैं। आदित्य हैरान परेशान सा रह जाता है। भले ही वो सरगम से दूर चला गया हो, पर कभी न कभी आने बहाने से सरगम की आंसू भरी आंखें उसे याद आ ही जाती थी, जो उससे सैकड़ों सवाल करती थी। एक लगाव सा महसूस होने लगा था उसे सरगम से, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। एक रात सब दोस्त पार्टी कर रहे थे। मोलिना भी वहीं पर थी और सबने ड्रिंक भी की हुई थी। आदित्य ने सबको बोल दिया कि वो नहीं पीता, पर किसी दोस्त ने कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर उसे पिला दी थी। पहली बार पीने की वजह से उसे काफ़ी नशा चढ़ गया था। उधर मोलिना ने भी हद से ज़्यादा पी हुई थी। वो लोग एक गेम खेलते हैं कि जो जिसे पसंद करता है उसे अपने दिल की बात बोलेगा। बारी बारी से सब अपने अपने दिल की बात बोलते हैं। जब मोलिना की बारी आती है तो वो बोलती है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सबसे ज़्यादा किसे पसंद करती हूँ। उसकी फ्रेंड सिंपल अपनी आंखें बंद कर
और जिसका चेहरा सबसे पहले नज़र आए तो बस वही है। मोलिना, रियली? ओके, आई विल ट्राई। ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद करती है और अगले ही पल अपनी आंखें खोलते हुए आदित्य, यह सुनकर आदित्य हैरान रह जाता है। मोलिना एक एक कदम उसके पास जाते हुए, आई डोंट नो ये कब हुआ, बट आई रियली लाइक यू। सब लोग हूटिंग करने लगते हैं। कम ऑन आदित्य। वहीं आदित्य तो उसकी बात पर सुन्न हो जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। मोलिना, हे आदि, व्हाट हैपेंड? क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? किसी टाइम पर आदित्य यह सुनने के लिए बेचैन रहता था, पर आज उसे यह सब सुनकर भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगले ही पल वो अपनी आंखें बंद करता है तो सरगम का चेहरा उसकी आंखों में घूम जाता है। सरगम, वो एकदम से बोलता है। सरगम का नाम लेते ही उसका दिल तेज़ी से धड़क उठता है। आज उसे अट्रैक्शन और प्यार में फ़र्क समझ आ गया था। उसे समझ आ गया था कि प्यार तो वो है जो सरगम कर रही है, बिना गलती के सज़ा भुगत रही है, बिना उम्मीद के इंतज़ार कर रही है। सरगम? मोलिना एकदम से बोलती है। सरगम कौन? सरगम, माई ब्यूटीफुल वाइफ। उसके मुंह से खुद ब खुद निकलता है। ओह, तो तुम मैरिड हो? ओह माई बैड लक। ये कहती हुई वो वापस अपनी जगह पर चली जाती है। मतलब अगर वो आदित्य को पसंद करती थी तो उसे आदित्य को खोने का जरा तो दुख होना चाहिए, पर उसके चेहरे पर तो एक सिकन तक नहीं आई थी। उसे देखकर आदित्य समझ जाता है कि उसे भी कोई प्यार व्यार नहीं है, बस अट्रैक्शन है। पर उसकी आज सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। सरगम का बिना किसी शिकायत सब सह जाना, उसकी दादी का इतना ख्याल रखना कहीं ना कहीं उसके दिल पर असर कर गया। उस टाइम उसका दिल किया कि वो इसी पल इंडिया चला जाए और सरगम से अपने किए की माफ़ी मांगे। बिना देर किए वो अगली सुबह ही इंडिया के लिए रवाना हो गया। अपने आने के बारे में उसने किसी को नहीं बताया। आदित्य जब इंडिया आ रहा था, इस बीच उमा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, पर सरगम ने उनकी सेवा में दिन रात एक कर दिया और उमा देवी को ठीक करके ही दम लिया। रात का वक्त उमा अपने कमरे में थी और सरगम उनके पास बैठी उन्हें सूप पिला रही थी। बस बेटा, अब तू भी आराम कर। देख कितनी थकी थकी सी लग रही है। अब तू जाकर सो जा। मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ज़बरदस्ती उसे उसके कमरे में भेज देती हैं। सरगम कमरे में जाती है। सच में उसे बहुत थकान हो रही थी। खैर, वो नहाकर आती है और फिर सीधा बिस्तर पर बैठ जाती है। गुलाबी कलर का सूट, बाल खुले हुए और उनमें चमकता सिंदूर। बस इस सादगी में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। आज अंदर ही अंदर उसे एक खुशी सी महसूस हो रही थी जिससे वो समझ नहीं पा रही थी। आदित्य की याद भी आज उसे बहुत सता रही थी। वो टेबल पर रखी उसकी तस्वीर उठाती है। और कब वापस आओगे तुम? कम से कम मेरी गलती तो बताओ। तुमसे प्यार ना हुआ होता तो कभी बात नहीं करती तुमसे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हो ना तुम। यूँ कहती हुई वो उस तस्वीर को अपने सीने से लगा लेती है और पीछे दीवार से अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। रात गहरा जाती है और देर रात को आदित्य घर आता है। नौकर जल्दी से दरवाज़ा खोलता है। अरे साहब जी, आप बिना बताए? वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है। आदित्य एकदम से उसे चुप करवाते हुए, सबको उठाना नहीं है। नौकर उसका सामान अंदर रखते हुए, आपके लिए खाना लाऊं साहब जी? आदित्य को तो बस सरगम के पास जाने की जल्दी थी। भूख होते हुए भी वो खाने के लिए मना कर देता है। नहीं, बस पानी दे दो। नौकर भागकर उसके लिए पानी लेकर आते हुए, अच्छा हुआ आप वापस आ गए साहब जी। आपको पता है दादी जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। ये सुनकर आदित्य चौंक जाता है। क्या? कब? और मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? ये तो मुझे नहीं पता साहब जी, पर बहू रानी ने उनकी बहुत सेवा की। दिन रात एक कर दिया उनकी सेवा में, पर दादी माँ को ठीक करके ही दम लिया उन्होंने। नौकर एक एक करके उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर आदित्य के दिल में सरगम के प्रति मान सम्मान और भी बढ़ जाता है। अब तो उससे बिल्कुल रुका नहीं जाता। वो जल्दी से जल्दी
अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जल्दी जल्दी कदम भरता हुआ वो अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं कि पता नहीं सरगम उसे माफ़ करेगी या नहीं। क्या वो समझेगी कि सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया, तो वो कुछ समझ ही नहीं पाया। यही सब सोचते सोचते वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलता है और धीरे से अपने कमरे में कदम रखता है। अंदर आते ही सबसे पहले नज़रें जाती हैं सरगम पर, जो कि पीछे सिरहाने के अपनी पीठ टिकाकर बैठी बैठी ही सो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे सुहाग रात वाली रात को वो बैठे बैठे सो गई थी। उस वक्त चेहरा ढका होने के कारण बस उसके होंठ नज़र आ रहे थे और आज उसकी सिल्की सिल्की जुल्फ़ों ने उसके चेहरे को छिपा रखा था। यह देखकर आदित्य के होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो देखता है कि उसकी हर चीज़ वैसी ही रखी हुई है जैसे वो छोड़कर गया था। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वो सरगम के ठीक सामने आकर बैठ जाता है और जी भरकर उसका चेहरा देखता है। दिल और आत्मा को जैसे सुकून मिल गया हो। उसकी आंखों के किनारे खुद ब खुद भीग जाते हैं। ये वही चेहरा था जिससे वो दूर भाग रहा था, पर आज वो इस चेहरे को हमेशा के लिए अपने सीने में छिपा लेना चाहता था। वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता था जिससे सरगम की नींद खुले और वो अपना यह हसीन लम्हा खो दे। आदित्य की नज़र सरगम के हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर पर जाती है, जिसे उसने कसकर अपने सीने से लगा रखा था। साइड में रखे हुए टेबल पर अपनी तस्वीर को ना पाकर आदित्य समझ जाता है कि यह उसी की तस्वीर है। उसका रोम रोम पुलकित हो उठता है। सरगम के बेहिसाब प्यार से वो गदगद हो उठता है। उसके दिल से आवाज़ आती है, सरगम। यही आवाज़ सरगम के दिल तक भी पहुंचती है और वो एकदम से उठ जाती है। जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने आदित्य को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो 2-3 बार अपनी पलकों को झपकाकर देखती है, जैसे सोच रही हो कि यह सपना है या हकीकत। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य सच में उसके सामने बैठा है या बस उसका वहम है। उसके मासूम चेहरे पर सैकड़ों भाव आ रहे थे। पागल सी हो गई थी वो उसे अपने सामने देखकर। जब नहीं रहा जाता तो वो अपने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छूते हुए, आप सच में यहाँ हैं? ओहो! उसका एक मासूम सवाल और आदित्य हार गया अपना दिल, अपनी जान। सरगम का हाथ अभी भी उसके चेहरे पर था। हाँ, आदित्य के मुंह से बस इतना ही निकला है, जो काफ़ी था सरगम को होश में लाने के लिए। वो तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है और हड़बड़ाकर उठती है। अपने सीने से लगाई हुई आदित्य की तस्वीर को वापस रखते हुए जो उसके लाल गाल हो रहे थे, वो तो कमाल थे। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्या करे। बात भी करे तो क्या करे। आखिर कोई हक भी तो नहीं दिया था आदित्य ने उसे। कहीं ना कहीं आदित्य उसकी हालत समझ रहा था, क्योंकि अंदर से वो भी तो यही महसूस कर रहा था। सरगम बिस्तर से उठकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। ये पहली बार था जब आदित्य ने खुद सामने से उससे बात की हो। पहले तो सरगम को यकीन ही नहीं आता कि आदित्य उससे बात कर रहा है। वो फिर से उसका चेहरा देखने लगती है, पर अगले ही पल वो किचन की तरफ दौड़ पड़ती है, पैरों में जैसे पहिए लगा लिए हों। उसका बस नहीं चल रहा इस वक्त, नहीं तो वो कितने पकवान बना देती। हाथ पैर फूले हुए हैं, सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, मन में सैकड़ों सवाल चल रहे हैं। आज अचानक लौट आए, हमेशा के लिए आ गए हो ना मेरे पास, फिर छोड़ कर तो नहीं जाओगे। इतने दिनों तक कहाँ थे? खूब शिकायतें करूँगी, सारी बातें पूछ लूँगी। बस यही सोचते हुए वो रोटियां सेके जा रही है। चिमटा नहीं मिल रहा तो हाथ से उठा रही है। उंगलियां जल रही हैं पर जलन महसूस नहीं हो रही है। एक तरफ चाय चढ़ा दी है जो उबल कर बाहर गिरने वाली है। बर्तन उठा रही है तो वो हाथ से गिर रहा है। सब गड़बड़ कर रही है, क्योंकि दिमाग तो आदित्य में अटका हुआ है। इससे पहले कि चाय उबलकर बाहर गिरती, वो तुरंत हाथ बढ़ाकर गैस बंद करती है और ठीक उसी वक्त
आदित्य भी हाथ बढ़ाकर गैस बंद करता है। सरगम का हाथ गैस के स्विच पर और आदित्य का हाथ सरगम के हाथ पर। आदित्य की छुअन से सुन्न हो जाती है सरगम, पर ना तो वो अपना हाथ पीछे खींचती है और ना ही आदित्य उसका हाथ छोड़ता है। सरगम का दिल भर आता है। वो एकदम से आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य भी उसकी तरफ देखता है। सरगम की आंखों में सैकड़ों सवाल थे, जिन्हें आदित्य साफ देख पा रहा था। ना चाहते हुए भी सरगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वही आंसू लुढ़क कर गालों पर आ जाते हैं। आदित्य एकदम से बेचैन हो जाता है। इन आंखों को तकलीफ देने की वजह जान सकता हूँ मैं। वो अपना हाथ उसके आंसू साफ करने के लिए बढ़ाता है। सरगम तुरंत अपने कदम पीछे खींच लेती है। आदित्य का हाथ हवा में ही रह जाता है। सरगम अपने कदम पीछे करते हुए, ये जानने वाले आप कौन हैं? पहले तो बिना बताए चले गए, मुझे बिना गलती की सज़ा दी और अब एकदम से वापस आ गए और हक भी जता रहे हो। पर क्यों? हो सकता है आप कल को फिर वापस चले जाओ और आपके ऐसा करने से मैं बिखर जाऊंगी, टूट जाऊंगी मैं, और मैं टूटना नहीं चाहती। वो बहुत ज़्यादा रोते हुए बोल रही थी। ये कहते हुए वो अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर रोने लगती है। सामने खड़ा आदित्य आराम से उसकी सारी बात सुनता है। सरगम की बातों में छिपा दर्द, तकलीफ वो महसूस कर रहा था। 4 महीने की चुप्पी थी जो सरगम ने आज तोड़ी थी। वो बस लगातार रोए जा रही थी। आदित्य के कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। अगले ही पल वो सरगम के बेहद करीब था। वो सरगम के हाथ उसके चेहरे से हटाता है। उसका पूरा चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। वो अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी थी। आदित्य अपने हाथ से उसकी चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है, पर सरगम अपनी नज़रें नहीं उठाती है। आदित्य, एक बार मेरी तरफ देखो तो सही प्लीज़। आदित्य की आवाज़ में भी कम तकलीफ़ नहीं थी। सरगम अपनी आंसू भरी नज़रों से उसकी तरफ देखती है। आदित्य उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर, मानता हूँ तुम्हारा गुनहगार हूँ और तुम जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है, पर उससे पहले एक बार मेरी बात सुन लो कि मैं क्यों तुमसे भाग रहा था, या यूँ कहो कि खुद से भाग रहा था। पहले तो एकदम हमारी शादी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं तो शादी के लिए तैयार भी नहीं था, बस दादी की खुशी के लिए। मम्मी पापा के बाद वही मेरा सब कुछ है और मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। और दूसरी वजह थी मोलिना। आदित्य के मुंह से किसी लड़की का नाम सुनकर सरगम के दिल में एक टीस सी उठती है। आदित्य आगे बोलते हुए, मोलिना मेरी दोस्त है, पर एक वक्त था जब मुझे लगने लगा था कि मैं उसे लेकर कुछ फील करता हूँ। पर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, दादी ने मेरी शादी करवा दी। अब दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई थी कि अगर पसंद मोलिना को करता हूँ तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करूँ? तुम्हें देखता तो तुम्हारे लिए भी बुरा लगता कि तुम्हारा क्या कसूर है। बहुत ज़्यादा उलझ गया था तो यहाँ से चला गया, कुछ ख़त्म करने, कुछ नया शुरू करने। 4 महीने बीत गए, पर इन 4 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब तुम्हारी याद ना आई हो। मुझे पता ही नहीं चला कि जब मोलिना मुझसे दूर होती गई और तुम मुझसे जुड़ती गई, और फिर जब मोलिना ने कहा कि वो मुझे पसंद करती है, तो उस वक्त मुझे खुशी नहीं हुई, सिर्फ तुम्हारा चेहरा नज़र आया। उलझन के बादल उसी पल छट गए। मुझे समझ आ गया कि वो तो सिर्फ मेरा अट्रैक्शन था। प्यार तो वो है जो तुम कर रही हो। मीलों दूर होकर भी मेरे रोम रोम में बस गई हो। अब तो तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। पता नहीं तुम्हें मेरी बातों पर यकीन भी हो रहा है या नहीं, और नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं। मेरे लिए पूरी दुनिया में मेरी दादी से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं उनकी कसम खाकर कहता हूँ कि यह आदित्य सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। बहुत इंतज़ार किया है ना तुमने मेरा, तो मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जब मुझ पर, मेरे प्यार पर यकीन हो तो तब मुझे दिल से स्वीकार करना। तब तक मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। सरगम एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। आदित्य हैरानी से उसकी तरफ देखता है।
सरगम उसकी आंखों में आंखें डालकर, बहुत इंतज़ार किया है आपका, अब और नहीं कर सकती, ये कहती हुई वो उसके सीने से लग जाती है। अगले ही पल आदित्य उसे अपने आगोश में समा लेता है। दोनों की आंखें नम थीं, दोनों के बेचैन दिल को राहत मिल गई थी। सारे गिले शिकवे आंसुओं के रास्ते बह गए थे। खाना ठंडा हो गया था, पर ठंडे पड़े रिश्ते में गर्माहट आ गई थी। आदित्य सरगम का चेहरा अपने हाथों में भरकर अपने होंठ उसके माथे पर रखते हुए, आई एम सॉरी। आज सरगम ने अपने हिस्से की सारी खुशियाँ पा ली थीं। आप चलिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहती हुई वो खाना गर्म करने लगी। दोनों साथ में खाना खाते हैं। दोनों की कभी न खत्म होने वाली बातें शुरू हो गई थीं। दोनों एक दूसरे को जितना समझते जा रहे थे, उतना ही एक दूसरे के प्यार में डूबते जा रहे थे। बातें करते करते कब दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं, दोनों को पता ही नहीं चलता। अगली सुबह सरगम की मीठी आवाज़ से दिन की शुरुआत होती है। उसकी आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी, जो काफ़ी थी आदित्य को नींद से जगाने के लिए। सरगम अपनी मीठी आवाज़ में भजन गा रही थी। शादी के बाद आज पहली बार उसने कुछ गाया था। उसका भजन सुनकर उमा देवी भी बाहर आती हैं और सरगम को देखकर खुशी और गम के मिले जुले भाव उनके चेहरे पर आ जाते हैं। लाल साड़ी, नई नवेली दुल्हन की तरह वो सजी हुई। सबसे ज़्यादा तो उसके चेहरे की चमक, रौनक, खुशी, सब कुछ लौट आया था। उमा को अभी तक कुछ नहीं पता था। उमा उसके पास जाती हैं और प्यार से उसका माथा चूमते हुए, ऐसे ही खुश रहा कर मेरी बच्ची। ठीक उसी समय आदित्य अपने कमरे से बाहर आता है। उसे देखकर सरगम शर्माकर अपनी पलकें झुका लेती है। उमा झट से पीछे मुड़कर देखती है तो आदित्य को वहाँ देखकर उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। अब उन्हें सरगम की खुशी का पता चल गया था। आदित्य उमा से भी माफ़ी मांगता है और उनसे वादा करता है कि वो हमेशा सरगम की खुशियों का ख्याल रखेगा। उमा दोनों को खूब प्यार और आशीर्वाद देती हैं। एक बार फिर जश्न होता है। हवेली को सजाया जाता है। पूरे गांव को खाने पर बुलाया जाता है। एक बार फिर सरगम दुल्हन की तरह सजती है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार सब उसकी खुशी के मुताबिक हो रहा था। एक बार फिर वो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ आदित्य का इंतज़ार कर रही थी। ठीक उसी वक्त आदित्य कमरे में आता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। सरगम शर्माकर नज़रें झुका लेती है। उसकी इस अदा पर आदित्य एक बार फिर अपना दिल हार जाता है। वो झट से अपनी दोनों बाहें खोल देता है और सरगम भागकर उसमें समा जाती है। दोनों कसकर एक दूसरे को अपने आगोश में समा लेते हैं और डूब जाते हैं अपने बेहिसाब प्यार की बारिश में। दो जिस्मों के साथ दोनों की आत्माएं भी एक हो गई थीं। अगले दिन सरगम आदित्य के साथ अपने घर जा रही थी। इस वक्त वो आईने के सामने बैठकर रेडी हो रही थी। पीछे से आदित्य उसे बाहों में भरता है और अपनी चिन उसके कंधे पर टिकाते हुए, बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक मिनट, दादी ने कहा था कि तुम्हें कोई तोहफा देना है, पर मैं तो तुम्हारे लिए कुछ लाया ही नहीं। सरगम अपने हाथों में कंगन पहनते हुए, तो आप अब दे दीजिए। अच्छा जी, तो बताओ क्या चाहिए मेरी सरकार को। सरगम खड़ी होती है और उसके सामने जाकर अपने हाथ आगे करते हुए, एक वादा। आदित्य, वादा? कैसा वादा? सरगम, वादा कीजिए कि अगर हमारी बेटी होगी और वो कुछ बनना चाहेगी तो आप उसे रोकेंगे नहीं। बात बहुत गहरी थी जो सरगम ने बहुत सरलता से कह दी थी। आदित्य उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए वादा, पर वो ये समझ गया था कि ज़रूर सरगम के सपनों की बलि चढ़ाई गई है। उसके बाद वो दोनों सरगम के घर चले जाते हैं। आदित्य सरगम की छोटी बहन से बातों बातों में ये पता लगा लेता है कि सरगम गाना चाहती थी, पर उसके पिता ने उसकी एक ना सुनी। कुछ दिन बाद सरगम उमा देवी के साथ थी। तभी आदित्य हाथ में एक कागज़ लिए उसके पास जाता है और वो कागज़ सरगम के हाथ में रख देता है। सरगम उसे खोलकर देखते हुए, ये क्या है? पर वो जैसे ही उसे खोलकर पढ़ती है तो उसकी आंखें झिलमिला जाती हैं। वो हैरानी से आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य तुरंत उसके आंसू साफ करते हुए, वादा करो
तुम हमारी बेटी के लिए मिसाल बनोगी और अपना सपना पूरा करोगी। इसके बाद सरगम संगीत शिक्षा लेती है और पूरे दिल से उसे पूरा करती है। 4 साल बाद सरगम संगीत की दुनिया की उन बुलंदियों पर है जहाँ वो हमेशा से जाना चाहती थी। पूरी दुनिया में उसका नाम है और इन सब में आदित्य ने कदम कदम पर उसका साथ दिया है। आज सरगम ने खुद का एक संगीत विद्यालय खोल लिया है और वो उन सब लड़कियों को फ्री में शिक्षा दे रही है जो कुछ करना चाहती हैं। इन सब में उसकी खुद की 1 साल की बेटी सपना है जो कि आदित्य की गोद में चैन से सो रही है और सरगम प्यार से दोनों को देख रही है। अपनी ज़िंदगी में जितने उसने त्याग किए थे एक एक करके सबको पा लिया सरगम ने, सिर्फ और सिर्फ आदित्य की वजह से। आदित्य ने जब तक प्यार नहीं किया था तो नहीं किया, पर जब किया तो इतना किया कि दुनिया की हर खुशी लाकर सरगम के पैरों में रख दी। अब अपनी छोटी सी दुनिया में दोनों बहुत खुश हैं।